the bell icon to never miss a video from theory to practical. चलिए जी, तो अभी तक हम लोगों ने सारा जो भी पढ़ा उसके बेसिस पे आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। एग्जैक्टली जो चीज़ हमने अब कवर करी है वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सारे क्वेश्चन अभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए, ये एसएससी के क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन आरआरबी के। ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी से हैं क्योंकि एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें केमिस्ट्री पूछी जाती है और एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत हैवी वेटेज है माय डियर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटल, नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर, ये दो चैप्टर जो है इनका बहुत हैवी वेटेज है। अगर 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करिए कि एक या दो क्वेश्चन एग्जैक्टली हर सेट में आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें से। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी जो थ्योरीज हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इनकी थ्योरीज क्या हैं, बेसिकली समझना है कि ये किस तरह से हुआ है। ठीक है, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में रहें। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, तो आप अभी हम लोग रेंज ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी, देखिए द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट कंपोज्ड ऑफ एन एटम आर, क्या क्या है, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल एटम के अंदर? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तो पता ही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सी। ठीक है, बाकी ये जो है आपके मेसॉन और ड्यूट्रॉन, मेसॉन, ये सब क्या हैं? ये सब रेयरली यूज्ड पार्टिकल्स हैं या यूनिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बट बेसिकली किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट एटॉमिक थ्योरी, किसने दी थी एटॉमिक थ्योरी? सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? डाल्टन। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन। डाल्टन साहब ने अपने पॉस्टुलेट्स भी दिए थे, चार पॉस्टुलेट दिए थे, याद करिए। वो सारे के सारे पॉस्टुलेट क्या हुए, जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती चली गई सारे पॉस्टुलेट खत्म होते चले गए। ठीक है, क्योंकि सब में फेलियर हो गया। बट थ्योरी जो दी थी सबसे पहले किसने दी थी? डाल्टन ने। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डाल्टन साहब ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, बताओ। इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं ना, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन क्या होता है भाई? हम लोग देखो, इसको छोड़ो, ऐसे समझो, पूरा समझ लेते हैं। जो हम लोग का एटम है वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक होता है न्यूक्लियन रीजन और एक होता है नॉन न्यूक्लियन रीजन। होता है कि नहीं? न्यूक्लियन रीजन जो है फिर वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो नॉन न्यूक्लियन रीजन होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो क्वेश्चन बोलता है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ में आया? सिंपल। अगला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, रेडियस क्या होता है? कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर एटॉमिक। अच्छा, न्यूक्लियस का पूछा है, सॉरी, ये एटम का मैंने बता दिया, न्यूक्लियस इसका पूछा है ना, न्यूक्लियस का। तो देखो, इसको न्यूक्लियस समझ लो, तो उसका रेडियस कितना होता है? फर्मी, 1 फर्मी कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। अब देखो, जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी है माय डियर, बिल्कुल नहीं गलती करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, 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 यूनिट सेंटीमीटर में दिया है। जल्दीबाजी में गलती हो सकती है कि 10⁻⁻15 देखा, मार्क करे, आगे बढ़ गए। नहीं, मिलना चाहिए था +1, मिल गया -1.25। ठीक है जी, ध्यान क्या रखना है? 10⁻⁻15 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मीटर टू सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करो, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी है माय डियर, ऐसे ही फंसाएगा और यहाँ पर जो सही कर ले जाएगा वो आगे निकल जाएगा, जो गलत करेगा वो बाहर हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल आराम से दिमाग खोल करके और चीज़ों को, यूनिट को ध्यान दे करके और क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है जी, अगला देखो, एटॉमिक साइज इज ऑफ द ऑर्डर। हाँ, तो यहाँ पे एटम का साइज पूछा है, तो एटम का साइज कितना होता है? रेडियस 10⁻⁻10 मीटर। अगेन यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे,
100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। बात समझ रहे हैं? जल्दीबाजी में गलती मत कर देना यार, यूनिट में गलती की गुंजाइश नहीं है, बहुत कंपटीशन है। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं है, यहाँ जो सही कर ले जाएगा वही जीतेगा, गुंजाइश नहीं है, कंपटीशन बहुत हाई है। ठीक है जी, अगला देखो। सारी चीज़ें तो पढ़ ली है ना, कोई चीज़ ऐसी दिख रही है जो अभी तक नहीं पढ़ी है? ऐसे पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हम लोग ऑलमोस्ट 90-100 लगभग क्वेश्चन कर लेंगे, 95 लगभग क्वेश्चन है, और उतने क्वेश्चन करेंगे आप ये देखेंगे कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें कवर है। ठीक है, देखो तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन, साइज ऑफ द न्यूक्लियस किस में मेजर करते हैं? फर्मी में। 1 फर्मी इज इक्वल टू, बोलो 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, फर्मी एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर। ओके, फर्मी एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये यूनिट रखी गई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियन? तो आपको अभी मैंने बताया क्या, फिर से बता देता हूं। एटम को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, एक होता है न्यूक्लियन रीजन, दूसरा होता है नॉन न्यूक्लियन रीजन। न्यूक्लियन रीजन फर्दर दो हिस्सों में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नॉन न्यूक्लियन इलेक्ट्रॉन। सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियन? इलेक्ट्रॉन। हो गया, खत्म। कुछ सोचना है? बिल्कुल नहीं सोचना, आगे बढ़ो। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द साइज ऑफ द, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने क्या चीज बताया था? ध्यान करिए, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में क्या होता है, एक गोल्ड फॉइल ली गई थी बहुत ही पतली, उसके ऊपर अल्फा रेज स्ट्राइक करी गई थी, उससे कुछ इन्फेरेंसेस निकाले गए थे। क्या देखा गया था कि ज़्यादातर जो रेज थी वो सीधी निकल गई थी। इसका मतलब उन्होंने बोला कि स्पेस इन एन एटम इज मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ज़्यादातर जो स्पेस है माय डियर वो क्या था? खाली था। पहली बात तो उन्होंने ये बोली। दूसरी बात उन्होंने देखा कि कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि कहीं पे कुछ पॉजिटिव मास है, कुछ पॉजिटिव मास है। ठीक है, और तीसरा उन्होंने देखा कि कुछ रेस जो थी वो एग्जैक्टली वापस आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, और उसको उन्होंने कहा न्यूक्लियस, और बोला कि वो क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। वो क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, उन्होंने ये बोला। ठीक है, अब ये बोलता है कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू साइज ऑफ द न्यूक्लियस। किसके बारे में बताया उन्होंने? न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। सिंपल। चलो आगे देखो। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम आर, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम आर, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम आर। तो क्या था? ये इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या कर रहे हैं? वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो क्या है? नॉन स्टेशनरी। क्या है? नॉन स्टेशनरी। भाई कोई चीज घूम रही है तो वो क्या है? नॉन स्टेशनरी। स्टेशनरी तो हो नहीं सकता। सेंट्रलाइज्ड तो क्या है? सेंट्रलाइज्ड तो न्यूक्लियस है ना। सेंट्रलाइज्ड क्या है? न्यूक्लियस है ना। सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस है, स्टेशनरी हो नहीं सकता। आंसर क्या है? नॉन स्टेशनरी। फिर एक और तरीका है क्वेश्चन को करने का। ऑप्शन देखो, एक दिया है स्टेशनरी, एक दिया है नॉन स्टेशनरी, तो चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, 70% चांस होता है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर उसने बोल दिया नॉन स्टेशनरी और स्टेशनरी, तो हमको तो पता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ऑर्बिट में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन स्टेशनरी। सिंपल। ओके, आगे बढ़े माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वॉज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाई। देखो ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अभी देख लो 10वें क्वेश्चन पे आप पहुंच गए हो, 10वें क्वेश्चन पे, और सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा। ठीक है जी, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वॉज कैरिड आउट बाई रदरफोर्ड, है ना। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने करा था? रदरफोर्ड। कैसे करा था? अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। क्या हुआ था उसमें? एक गोल्ड फॉइल लिए, थिन गोल्ड फॉइल, और इसके ऊपर अल्फा रेस भेजी गई। ये बीच में न्यूक्लियस था, इन्होंने ये देखा ज़्यादातर सीधी निकल गई, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई और कुछ वापस रिफ्लेक्ट कर गई, तो उसके बेसिस पे उन्होंने इन्फरेंसेस दिए थे। ठीक है, तो बेसिकली रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट करा था, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, जहां से न्यूक्लियस मिला था। क्या मिला था? न्यूक्लियस। तो ये बोलता है कि व्हेन हीलियम एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स
तो देखो जी, हीलियम एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या बन जाता है, He पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, है ना। हीलियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया तो उस पर क्या आ जाएगा, He पॉजिटिव। भाई देखो, कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है मतलब जितने उसमें पॉजिटिव होते हैं उतने उसमें नेगेटिव होते हैं। अगर एक नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल गया तो वो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए ये हो गया He पॉजिटिव और E नेगेटिव। तो व्हेन एन हीलियम एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिव हीलियम आयन। क्या बन जाएगा ये, पॉजिटिव हीलियम आयन। सिंपल, समझ गए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ट्रांसलेटरी, स्पिन, वाइब्रेशन, ऑर्बिट। ये तो पता ही है, ये अपना न्यूक्लियस, ये आपका ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन इसी में घूमते हैं। तो वो किस में घूमते हैं, मूव अराउंड इन ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, एटॉमिक मास इज 12, हाउ मेनी आर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन। कितने प्रोटॉन्स बताने हैं हमको, ठीक है। देखो जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6C12 ANZ, नहीं उल्टा लिख दिया, ANZ, Z होता है आपका एटॉमिक नंबर, A होता है यहाँ पे एटॉमिक मास, ठीक है। तो 6C12, तो हम लोग सारी चीजें यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, सारी चीजें निकाल लेते हैं। देखो जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, वही आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, वो भी 6 होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास है, ठीक है। अब क्या बचता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है कि नहीं। अब मास नंबर आपको दिया है 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपने कैलकुलेट कर लिया है, न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 6, वो भी कितना हो जाएगा 6। क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोटॉन्स हमको बताने हैं, तो प्रोटॉन्स हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना हो गया 6। समझ गए, ओके, सिंपल बात समझ में आती है, वेरी सिंपल। तीनों चीजें कैलकुलेट कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, ये तो बात हमको पता है। और मास नंबर क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उन दोनों को जोड़ दो तो वो आपका क्या बन जाएगा, मास नंबर, है ना। तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारी चीजें निकाल लो, क्वेश्चन में जो चीज पूछा है वो मार्क कर दो। पेपर में बैठ करके ये काम नहीं करना है माय डियर, क्योंकि वहां पर इतना टाइम नहीं है कि हम सारी चीजें बैठ करके निकालें, वहां जो चीज पूछी गई है वही निकालना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड कौन सा होता है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, हो गया आंसर। पॉजिट्रॉन नहीं पढ़ना, पॉजिट्रॉन बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जैसे हम लोग का इलेक्ट्रॉन होता है ना E, जिसका चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है, उसका चार्ज हो जाता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो जस्ट ऑपोजिट, ठीक है जी, जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है वैसे पॉजिट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड बाई, देखिए जी, जो चार्ज की जो वैल्यू है ना, जो हम लोग चार्ज की वैल्यू बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये जो चार्ज की वैल्यू है ये किसने बताई थी, ये बताई थी R.A. मिलिकन ने, ठीक है। किसने बताई थी, R.A. मिलिकन ने। 1909 में इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप टेस्ट करा था, ठीक है ना, कौन सा टेस्ट करा था, ऑयल ड्रॉप टेस्ट, और उससे इन्होंने निकाली थी वैल्यू चार्ज की, ठीक है जी, उससे इन्होंने वैल्यू निकाली थी किसकी, चार्ज की, ओके। तो ये ध्यान रखना है, थॉमसन साहब ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन,
रदरफोर्ड ने क्या बताया था? रदरफोर्ड तो कंफ्यूजन है, इन्होंने तो न्यूक्लियस बताया था। और चैडविक साहब ने क्या बताया था? न्यूट्रॉन। बट इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये चार्ज की वैल्यू, ये बताई थी मिलिकन ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने बताई थी? मिलिकन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the maximum number of electrons that can be present in the M shell? M shell, तो हम लोगों ने, हम इसको जब बोर्स एटॉमिक मॉडल हम लोग देखते हैं, कौन सा? बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो हम लोगों ने वहां पर देखा ना कि मैक्सिमम एकोमोडेशन जो होता है वो किससे दिखाया जाता है? 2n स्क्वायर से। किससे दिखाया जाता है? 2n स्क्वायर से। अब देखो जी, KLMN, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है? 1, यहाँ पर n की वैल्यू होती है 2, यहाँ पर n की वैल्यू होती है 3, यहाँ पर n की वैल्यू होती है 4। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा पहले वाले में? 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। L में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32। किस में पूछा है? M शेल में। तो M शेल में कितने होते हैं मैक्सिमम? 18। मैक्सिमम कितने होते हैं? 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। सिंपल, सही है। बस ये ध्यान रखना है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने समझा है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन में, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में या एक शेल में एकोमोडेट हो सकते हैं, वो दिया जाता है बाई 2n स्क्वायर। किससे दिया जाता है? 2n स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये न्यूक्लियस है, ये आपके अलग अलग ऑर्बिट है। लो एक और बना लो, यहाँ एक और बना लो, ठीक है? अलग अलग ऑर्बिट है, ठीक है? तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो यहाँ पर कुछ एनर्जी होगी, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी। अलग अलग शेल में अलग अलग एनर्जी होगी। बट जो सबसे पास में शेल है, जो पहला शेल है, जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, जो आपका पहला शेल है, उस शेल की एनर्जी सबसे कम होगी। और जैसे जैसे हम बाहर बढ़ते चले जाएंगे, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। बोहर साहब का पोस्टुलेट ये बात बोलता है कि नहीं? ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग बाहर चलते चले जाएंगे माय डियर, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी? सबसे बाहर वाले की। और सबसे बाहर वाले में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ गए? आगे बढ़े, ठीक है जी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे माय डियर, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। थ्योरी टू प्रैक्टिकल आपको इस तरह के क्वेश्चन और उसका जो कॉन्सेप्ट है, पहले वो कॉन्सेप्ट बताएगा, उसके बाद उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ो। बोलता है कि आयरन है, 26 प्रोटॉन्स हैं उसमें, Fe। अभी बोलता है Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। उस पर क्या बताना है हमको? व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन्स, उसमें हम लोग को बताना है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को बताना है। तो भाई अगर उसमें 26 प्रोटॉन्स हैं, तो स्टेबल स्टेट में क्या मैं कह सकता हूं कि उसमें 26 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे? अगर वो स्टेबल स्टेट में, अगर वो न्यूट्रल स्टेट में, लेट सपोज वो न्यूट्रल स्टेट में है, मतलब सिर्फ Fe लिखा है, तो उसमें क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। बात सही है, ठीक है? तो स्टेबल स्टेट की ये कहानी है, ये तो स्टेबल स्टेट की कहानी है। अब वो बोल रहा है Fe2 पॉजिटिव, Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है? तो Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव हो गए हैं, इसका मतलब जो प्रोटॉन्स है वो तो 2 ऐड हो गए हैं, ठीक है? या जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 कम हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं? 2 कम हो गए हैं। तो कितना हो जाएगा? 26 माइनस 2 यानी 24। भाई 2 पॉजिटिव का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। तो कितना हो जाएगा? 26 माइनस 2 दैट इज 24। कितना हो जाएगा? 24। द प्रोटॉन्स इज हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन्स। भाई देखो माय डियर, ये चीज आप याद कर लो बस, और कुछ मत करो। क्यों? क्योंकि या तो आप मास ऑफ प्रोटॉन याद करो। देखो सबसे हैवी कौन सा होता है? सबसे हैवी एक्चुअली कहते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है? और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है व्हेन कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। बट एक्चुअली क्या होता है कि जो सबसे हैवी होता है वो न्यूट्रॉन होता है। इट इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, ठीक है? सबसे हैवी कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। इट इज स्लाइटली हैवियर, थोड़ा सा हैवी होता है, किसके मुकाबले में? प्रोटॉन के, ठीक है? तो सबसे हैवी कौन सा होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन
इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इनके कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो अब या तो आप इन सब की वैल्यू याद कर लो कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, प्रोटॉन का मास कितना होगा, न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, उसके बाद आप उसको डिवाइड कर लो, ठीक है। बट ये क्वेश्चन जैसा है ना, द प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन बाई, तो ये क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर याद ही कर लो, क्योंकि उतने बड़ी चीजें याद करने से अच्छा ये बहुत ईजी है याद करना, और उसकी वैल्यू होती है 1837 टाइम्स। तो देखो प्रोटॉन जो है 1837 टाइम्स बड़ा है, 1837 टाइम्स उसका मास बढ़ा है। एक तो पहले ही इतने छोटे छोटे हैं कि वो बेचारे दिख नहीं रहे हैं, ऊपर से इतना ज्यादा मास है, इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। समझते हैं बात को? ये चीज आप याद कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। या तो आप वैल्यूज याद करिए कि प्रोटॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, फिर उनको डिवाइड करके और निकालिए कि कितना टाइम्स है, उसका कोई फायदा नहीं है, बस ये वैल्यू ही आप याद कर लीजिए, ठीक है जी। अब देखो Cn नेगेटिव आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हम लोगों ने पढ़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो एलिमेंट जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बात समझते हैं? जैसे आइसोटोप्स होता है ना, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, जैसे आइसोबार्स होता है हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऐसे ही आइसो इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ठीक है। तो यहां पर ये बोलता है Cn नेगेटिव आयन, तो निकालो Cn नेगेटिव आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कार्बन में कितने होते हैं 6, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, और एक नेगेटिव दिया है यानी एक और जोड़ लो, तो टोटल कितने हो गए 14। ऑप्शन ए देखो N2, तो N2 क्या हो जाएगा 2 × 7 14, ये तो मैच कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, ये भी 14, तो सारे दोनों ही मैच कर रहे हैं, ये भी है ये भी है, यानी इसका आंसर क्या हो गया बोथ ए एंड बी। क्या है बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, कार्बन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो यही तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए माय डियर, यही तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, उसी को हमने यहां पर यूज करा, ठीक है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी नेगेटिव आयन। क्या बोलता है? विच अमंग द फॉलोइंग विल बी नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इफ इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्लोरीन नेगेटिव, मैं बोलता हूं Cl नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि एक न्यूट्रल एटम में, किसमें, एक न्यूट्रल एटम में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स क्या है पॉजिटिव चार्ज, दोनों बराबर होंगे तभी तो एटम न्यूट्रल होगा, ठीक है। पर अगर ये Cl नेगेटिव में लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से मिल गया है, तो अगर एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से मिल गया है तो हम कह सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके प्रोटॉन से ज्यादा हो गया है, उसका प्रोटॉन से ज्यादा हो गया है। तो कब होगा नेगेटिव आयन? इफ इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। माय डियर सारी चीजें कवर कर ली गई, हर एक चीज कवर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आराम आराम से पढ़ते चलेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड द मास ऑफ द डैश इज सेम। तो अभी हम लोगों ने समझा मास ऑफ प्रोटॉन इज जनरली इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, बट न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन से ज्यादा होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो प्रोटॉन का जो मास होता है और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन से ज्यादा होता है, बट यहाँ पर क्योंकि बोल रहा है मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ डैश इज सेम, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, अल्फा पार्टिकल आइसोप्रीन का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, द अनरिलेटेड मेंबर इन द फॉलोइंग ग्रुप इज, अनरिलेटेड मेंबर देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, हीलियम आयन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये ठीक है, ये सब एटम की बात हो रही है, हीलियम आयन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बट व्हाट इज दिस साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन एक अलग चीज है, साइक्लोट्रॉन बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, पूरा साइक्लोट्रॉन एक अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, उसकी पूरी की पूरी पढ़ाई 12th क्लास में पढ़नी होती है साइक्लोट्रॉन की।
तो यहाँ पर ये जो टर्म साइक्लोट्रॉन है वो हीलियम आयन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बिल्कुल अलग है। ओके, तो इसमें कुछ बड़ी बात तो समझाने वाली है नहीं। ठीक है जी। अब देखो, हु वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? तो भाई देखो, न्यूट्रॉन, हम लोगों ने एक चीज याद करी थी, क्या? ईट पग नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन, जी फॉर गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन एंड च से चैडविक। ये ट्रिक हमने याद करी थी माय डियर, सिंपल ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने बनाया, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन चैडविक ने। अब बोला है हु वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बनाया किसने? चैडविक ने, तो पुरस्कार किसको मिलेगा? चैडविक को। आंसर हो गया चैडविक। सिंपल बात समझते हैं, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास। देखो ये क्वेश्चन पूछ दिया ना, क्वेश्चन पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन। ये तो है नहीं न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन है नहीं। देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अभी तक तो हम लोग यही पढ़ रहे थे कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, बट प्रैक्टिकली प्रोटॉन का जो मास, सॉरी जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, किसके मुकाबले? प्रोटॉन के मुकाबले। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। क्या आंसर हो जाएगा इसका माय डियर? न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए जी माय डियर। बोलता है कि द न्यूक्लियर पार्टिकल हैविंग नो मास एंड चार्ज बट ओनली स्पिन। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का नाम, इसलिए इसका नाम न्यूट्रिनो रखा गया क्योंकि इसमें ना तो कोई मास होता है ना ही इस पर कोई चार्ज होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है? स्पिन। क्या होता है? ओनली स्पिन। तो इसका आंसर क्या है? न्यूट्रिनो। क्या है? न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो क्या है? अ न्यूक्लियर पार्टिकल हैविंग नो मास एंड नो चार्ज बट इट ओनली स्पिन्स। वो ऑर्बिट में सिर्फ घूमता रहता है, ना तो उसमें कोई मास है ना ही उसमें कोई चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट। कैथोड रेस क्या होती हैं? पहला एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा था, कैथोड रेस क्या होती हैं? कैथोड रेस स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन। तो क्या होती है कैथोड रेस? स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा गया था तो वहीं से तो इलेक्ट्रॉन निकाले गए थे, तो मतलब कोई चीज फ्लो कर रही थी तो उनको क्या बोला गया था? कि स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड रेस क्या होती हैं? कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल। ओके, क्वेश्चन में बोलता है कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अ डाई पॉजिटिव M2 पॉजिटिव आयन, उसका दे रखा है 2, 8, 14 और एटॉमिक मास उसका दे रखा है 56। क्या दे रखा है? एटॉमिक मास जो दे रखा है वो दे रखा है 56। ठीक है, अब वो बोलता है कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो हमको पता है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक बात तो ये पता है हमको, मास नंबर हमको दे दिया है। अब अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर लूँ तो क्या मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल पाऊंगा? बिल्कुल निकाल पाऊंगा। तो चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो 2 पॉजिटिव दिया है, 2, 8, 14, तो 2 + 8 + 14 प्लस, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव दिया है इसका मतलब ये भी यहाँ जुड़ जाएगा, है ना। कितना हो गया? 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 10 26, टोटल कितना हो गया? 26। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर कितने हैं? 26 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमको कैलकुलेट करना है। तो न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 56 - 26 कितना हो गया माय डियर? 30। कितना हो गया? 30। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज दिया है तो पहले तो ये जो दिया है इनको तो जोड़ ही लो, उसके बाद ये 2 पॉजिटिव दिया है, हम लोग प्रोटॉन्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स में 2 ऐड हो जाएगा। सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द ट्रायड ऑफ न्यूक्लियाई इज आइसोटोन। आइसोटोन, व्हाट इज दिस आइसोटोन? आइसोटोन का मतलब क्या होता है? आइसोटोन का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोगों ने पढ़ा, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। तो निकालो सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो।
अगर हम सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। पहला ही निकाल लो, 6C14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं? 6। मास नंबर दोनों का समेशन, तो 14 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? 8। अगला निकाल लो, 7 and 15, 7 and 15, तो 15 में से 7 गया, फिर से कितना आएगा? 8। अब देखो 9F17, 17 में से 9 गया, कितना आएगा? 8। ओके, तीनों में सेम न्यूट्रॉन मिल गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम मिल गए, तो इसका आंसर ही क्या हो गया? ए। इसका आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले समझ में आया ना? ये मैंने क्या कर दिया, समझे? वही चीज करी है भाई जो बेस में हम लोग होता है, एटॉमिक नंबर जो हम लोग का होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? वो यही तो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना? और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, होता है कि नहीं? एटॉमिक नंबर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर दोनों का समेशन। तो अगर आपके पास प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है, यानी आपके पास एटॉमिक नंबर है, तो आप इसमें पुट कर दो, मास नंबर आपको नोन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लो, सिंपल। बात समझते हैं? क्या बात समझ में आती है? अब बात पूछता है द एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है माय डियर? ई नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ई नेगेटिव। इसका एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा? ई पॉजिटिव। भाई ई नेगेटिव, इसका अगर ये जो इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव है तो उसका एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा? ई पॉजिटिव हो जाएगा। एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा? ई पॉजिटिव हो जाएगा। तो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन। क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन। ई पॉजिटिव किसका होता है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मतलब ही होता है नेगेटिव पॉजिट्रॉन का मतलब ही होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम नेगेटिव का जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, तो ई पॉजिटिव जो चार्ज हो जाता है, बस वो चार्ज हो जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो नेगेटिव था वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज पॉजिट्रॉन। माय डियर, ये भी हमने पढ़ लिया है, सारी चीजें कवर्ड हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम क्या देता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है, और क्या देता है? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी दे देता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो नहीं देता है। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अगर दोनों दे दिया है तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? मास नंबर की। अब ये क्वेश्चन ही एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें तो दे दिया है, इलेक्ट्रॉन्स भी दे दिया है, प्रोटॉन्स भी दे दिया है, और हमको पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दोनों ही ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है ना? तो हम लोग मोस्ट प्रेफरेबली क्वेश्चन कोशिश करेंगे, आंसर क्या मारेंगे? ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसको मारेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टू एलिमेंट एक्स एंड वाई आर आइसोटोनिक। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है, आइसोटोनिक। आइसोटोन्स मतलब क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब ये बोलता है कि दो एलिमेंट है एक्स और वाई, और ये आइसोटोनिक हैं, जिनका एटॉमिक वेट दिया है 54 और 56। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स अगर आपको दिया है 26, तो एटॉमिक नंबर ऑफ वाई आप मुझे बता दीजिए। कोई बात, बता देते, तुरंत बता देते। देखो 1 मिनट बस, अभी हटा दें। देखो जी, एटॉमिक वेट दिया है, एटॉमिक वेट का मतलब मास नंबर। मास नंबर ऑफ एक्स दिया है 54, हमको पता है विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बात तो हमको पता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स दिया है, क्या दिया है जी? एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स दिया है, कितना दिया है? 26। वो क्या होता है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दिए हुए हैं? 26। इसको उठा करके यहाँ पे अगर मैं रख दूँ तो क्या मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लूँगा? 54 - 26 कितना आएगा? 14 में से 6 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 28। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर? 28। अब क्योंकि ये आइसोटोनिक है
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये आइसोटोनिक है? इसका मतलब Y में भी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो तो 28 ही होंगे। कह सकते हैं कि Y में भी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे माय डियर वो कितने होंगे? 28 ही होंगे। ठीक है ना? तो देखो उसका मास नंबर क्या होगा? अगेन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये आपको दिया हुआ है 28। ठीक है, और इस क्वेश्चन में इसका मास नंबर दिया है कितना? 56 प्लस प्रोटॉन। तो 56 में से 28 माइनस करेंगे तो 16 में से 8 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 28। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 28। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 28। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये समझ जाएंगे कि कैसे मास नंबर कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे होता है, सब समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट अप, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक्स अ टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक वेट दे गिव राइज टू। जब कैथोड रेज हाई एटॉमिक वेट के इस पर हिट करते हैं, कौन? कैथोड रेज जब इन पर हिट करते हैं तो क्या बनता है? हाई एटॉमिक वेट पर हिट करते हैं तो क्या बनता है? एक्सरेज। क्या बनता है? एक्सरेज। रॉन्जन, ROENTGEN, रॉन्जन ने ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि भाई जब हम लोग कैथोड रेज को हिट करवाते हैं एक हाई एटॉमिक वेट पार्टिकल के ऊपर, एक हाई एटॉमिक वेट के ऊपर, तो वो क्या हो रहा था? वो एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहा था। मतलब कुछ ऐसी रेज प्रोड्यूस कर रहा था जो दिख नहीं रही थी, और उसने ऐसे ही एक रैंडम नाम रख दिया और उसको बोल दिया एक्सरेज। ठीक है, क्या बोल दिया? एक्सरेज। और वो नाम आज तक फेमस हो गया है एक्सरेज नाम से। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज अ होल नंबर? ओके, होल नंबर कौन सा हो सकता है भाई? देखो, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वॉल्यूम। रेडियस वेरी कर सकता है, वॉल्यूम वेरी कर सकता है, मास वेरी कर सकता है, एटॉमिक नंबर इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज अगेन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या इलेक्ट्रॉन आधा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि 0.95% इलेक्ट्रॉन है या 0.45%, 0.45 इलेक्ट्रॉन? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर में रहेगा, इलेक्ट्रॉन होल नंबर में रहेगा, न्यूट्रल होने के लिए प्रोटॉन भी होल नंबर में हमेशा रहेगा। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर कैसा रहेगा? हमेशा होल नंबर में रहेगा। ठीक है, ऑलवेज इन द इंटीजर फॉर्म। हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? वो इंटीजर फॉर्म में रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आ जाओ, जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था वो किस नाम से फेमस हुआ? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल में क्या होता है? वो जो केक होती है ना, केक, क्या तरबूज, हम लोग घर पे देखो वाटरमेलन मॉडल, तरबूज, तो क्या होता है? बाकी स्पेस को उन्होंने बोला पॉजिटिवली चार्ज है, जो छोटे छोटे उसमें बीज हैं वो सब क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, यही बोला था। तो वो उन्होंने उस समय प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से वो फेमस हो गया। ठीक है, क्योंकि जब प्लम पुडिंग बनता है तो जब पुडिंग होती है, एक स्वीट डिश है, उसके ऊपर में हम लोग प्लम्स डालते हैं। ठीक है, तो जो प्लम्स होते हैं छोटे छोटे, उनको उन्होंने बोल दिया कि नेगेटिव चार्ज है, और जो बाकी का स्पेस है वो सब पॉजिटिव चार्ज है। तो ये मॉडल फेमस हुआ किस नाम से? प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। थॉमसन मॉडल, थॉमसन साहब ने क्या दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल। ए के साथ 3, देखो भाई, ए के साथ 2, ए के साथ 2, ए के साथ 3, ए के साथ 3, ये दो शहीद हो लिए यहीं, मत पढ़ो इनको, इनको चीर दो। ए के साथ 3। अब रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड साहब ने क्या दिया था? न्यूक्लियर थ्योरी। क्या दिया था? न्यूक्लियर थ्योरी। बी के साथ 4, बी के साथ 2, ये हो गया आंसर, क्योंकि ये भी हो गए शहीद। रदरफोर्ड साहब ने क्या दिया था? न्यूक्लियर थ्योरी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 5 सेकंड में आंसर आएगा और बिल्कुल सही आएगा। 5 सेकंड में आंसर आएगा, बिल्कुल सही आएगा। देखो आ गया कि नहीं आ गया? 5 सेकंड में आंसर आ गया आपके सामने। ठीक है, बोहर्स मॉडल, बोहर साहब ने क्या दिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी या डुअल नेचर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, उन्होंने कहा था क्या? कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड NH/2π, डेल्टा E इज इक्वल टू NH/2π। उन्होंने कहा था कि एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं? क्वांटाइज कर सकते हैं। ठीक है, और डी ब्रोगली थ्योरी क्या दिया था? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है, दैट इज बोथ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। हमने पढ़ा है माय डियर, सारी चीजें पढ़ी। अगला क्वेश्चन देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, ये सिंपल है, 1H1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ हाइड्रोजन इज 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी बोल दो 1, 0। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें पूछा, एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है, तो सिंपल ही है। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, किसने दिया था डुअल नेचर? डी ब्रॉगली। किसने दिया था? डी ब्रॉगली। ये डुअल नेचर बोहर साहब नहीं समझा पाए थे, ये उनका लिमिटेशन बना था, और इसको किसने समझाया था? डी ब्रॉगली ने। किसने समझाया था? डी ब्रॉगली ने। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी ब्रॉगली। अगला देखो, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्वांटा में बी डिस्क्राइब्ड बाय, लाइट जब सन से आती है अर्थ के सरफेस पर, तो वो नीचे आती है, तो वो एनर्जी एक पैकेट के फॉर्म में आती है या क्वांटा के फॉर्म में आती है, जिनको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। और एक फोटॉन का जो एनर्जी होती है इज इक्वल टू एच न्यू से हम लोग देते हैं फोटॉन की एनर्जी। किससे देते हैं? फोटॉन्स। फोटॉन की एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा। तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्वांटा को कैसे डिस्क्राइब करते हैं हम? फोटॉन्स। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सब तो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस स्टार्ट ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये चीज हम लोगों ने समझ ली है क्या, कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करने के लिए लाइट को किसी भी सरफेस पर एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ गिरना पड़ेगा, और वो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर एनर्जी के टर्म में बात आ जाती है तो हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। समझ में आया?